हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, आज हम आपको संविधान में संघीय मंत्रिपरिषद पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। देखिए, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का वैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। मतलब कि हमारे देश का जो वास्तविक प्रधान या वास्तविक प्रमुख कह दीजिए अब, जो कौन है, प्रधानमंत्री है। और नाम मात्र का या वैधानिक जिसको बोले वो कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है। औपचारिक रूप से भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति है। औपचारिक रूप में है केवल हमारे राष्ट्रपति महोदय, जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। सरकार का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है उसके अंदर संसदीय व्यवस्था का प्रावधान दिया हुआ है, जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है। मतलब कि हमारे यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था प्रभावित है तो वो कहाँ से प्रभावित है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन का शासन वैसा ही जैसा हमारे यहाँ पे शासन है वैसा ही ब्रिटेन के अंदर शासन है। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, परंतु वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद होती है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति हर कार्य को करता है। मतलब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही हर कार्य को करेगा। वह नाम मात्र का ही प्रधान माना जाता है राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान या वास्तविक मुखिया माना जाता है प्रधानमंत्री को। आगे बात करते हैं। देखिए, आगे बात करें मंत्रिपरिषद का गठन, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन का अधिकार संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। मतलब कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसका गठन करता है हमारा राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी या राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। मतलब अनुच्छेद 75 के तहत जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है भाई, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। मतलब कि पहले जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उस बहुमत दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री चुनते हैं। जो बहुमत पेश करता है लोकसभा के अंदर उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्रिपरिषद बनती है उसको भी नियुक्त करता है हमारे राष्ट्रपति, परंतु वो करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर नियुक्त करते हैं मंत्रियों को, प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे बात करते हैं। देखिए, यद्यपि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है। मतलब कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है, वो भी संविधान के अनुसार। किंतु इस नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति महोदय जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है इस नियुक्ति के संबंध में। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। मतलब कि राष्ट्रपति महोदय अपनी मर्जी से किसी को ही प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं। वो जो है देखते हैं कि किसने लोकसभा में बहुमत दल पेश किया है, किसका बहुमत अधिक होता है लोकसभा के अंदर, उसी बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। किनके द्वारा, राष्ट्रपति
महोदय के द्वारा। आगे बात करें, देखिए आगे बात करते हैं, जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न होता हो, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपना लोकसभा के अंदर बहुमत पेश नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसको लोकसभा के बहुमत की सहमति प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है? सहमत की प्राप्त होती है, बहुमत की, जैसे कि बोलते हैं गठबंधन करना। ठीक है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की एक सूची राष्ट्रपति को देता है। मतलब जो अन्य मंत्री किनको नियुक्त करना है, राष्ट्रपति महोदय को उसकी जो सूची तैयार की जाती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। और सामान्यतया राष्ट्रपति इस सूची को स्वीकार करके अन्य मंत्रियों का या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब उस सूची को स्वीकार कर लेते हैं और उसके हिसाब से वो हर मंत्री की नियुक्ति कर देते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय। इस प्रकार मंत्री परिषद का गठन पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री। देखिए राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त होंगे और अन्य मंत्री। बहुमत दल के नेता के अभाव में वह सामान्यतः अपने विवेक का प्रयोग करता है। मतलब कोई अगर बहुमत दल का नेता नहीं है, बहुमत दल के नेता की कमी है, तो उसमें अपने विवेक का यूज करते हैं राष्ट्रपति महोदय। किसका यूज करते हैं? अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का यूज करते हैं राष्ट्रपति महोदय। आगे बात करते हैं, देखिए योग्यता के बारे में बात करें। जो मंत्री होते हैं उनकी योग्यता के बारे में, मंत्रियों की योग्यता है, क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। मतलब कि जो मंत्री होते हैं उनके लिए संसद के किसी न किसी दल का नेता होना आवश्यक माना जाता है, दल का सदस्य होना आवश्यक माना जाता है। किसी न किसी दल का सदस्य वह होना ही चाहिए, संसद के किसी भी सदन का। ठीक है, किसी भी सदन का, राज्यसभा हो या लोकसभा, किसी भी सदन का वह व्यक्ति होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मंत्री बना दिया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं है, जो संसद का सदस्य नहीं है, उसको मंत्री पद दे दिया जाता है, तो उससे 6 महीने की अवधि में संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किस संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह तो ना लोकसभा का हो ना राज्यसभा का हो, ऐसी स्थिति में अगर उसको किसी भी मंत्री का पद दे दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो पद उसको दिया गया है उसकी अधिकार या उसकी अपने पद पर पूर्ण अवधि के लिए बने रहने की स्थिति यह होती है कि उसको 6 महीने के अंदर अपने किसी भी सदन के अंदर अपनी सदस्यता प्रूव करनी पड़ती है, अपनी सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है, तो वह अपने पद पर बना रहेगा। अगर वह सदस्यता नहीं प्राप्त करता है तो 6 महीने के बाद उसका पद समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसका पद खाली कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर किसी को बना दिया जाता है और वह सदस्यता प्राप्त नहीं हो किसी भी सदन की, न तो राज्यसभा हो न लोकसभा, तो उसको 6 महीने की अवधि के अंदर कहीं ना कहीं से चुनाव या नियुक्त होकर के, चाहे तो राज्यसभा का सदस्य नियुक्त हो जाए या कहीं से भी वो चुनाव लड़े, उसको संसद के अंदर किसी भी सदन में अपनी सदस्यता घोषित करनी होगी, तब वह अपने पद पर बना रह सकता है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करें मंत्रियों का कार्यकाल। देखिए मंत्रियों का कार्यकाल मतलब टेन्योर ऑफ मिनिस्टर्स। सामान्य रूप से मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो मंत्री होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। किंतु वे तभी तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मतलब जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही वह अपने पद पर बने रहते हैं। वैसे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है।
इस प्रकार मंत्रियों का कार्यकाल अनिश्चित ही होता है। मतलब उनका जो कार्यकाल होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। आगे बात करते हैं, देखिए आप आगे बात करते हैं मंत्रियों की श्रेणियों के बारे में। किसके बारे में, श्रेणी के बारे में। ठीक है, मंत्रियों की श्रेणियां मतलब टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद में 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं। कितनी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री और नंबर 3 उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री चुने जाते हैं। देखिए आगे बात करते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। यही सरकार की नीति का संचालन करते हैं। जो सरकार की नीति का संचालन करते हैं वह कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो सरकार की नीति का संचालन करते हैं। सामान्यतया कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होती है। मतलब 20 से अधिक नहीं हो सकती है कैबिनेट मंत्रियों की संख्या। कैबिनेट मंत्रियों के बाद या कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री आते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके बाद अगर कोई मंत्री आते हैं तो वो कौन आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए राज्य मंत्रियों के बारे में। ठीक है, किनके बारे में बात करें, राज्य मंत्रियों के बारे में। दूसरे प्रकार से या 2 प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, 2 प्रकार से कार्य करते हैं। प्रथम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और द्वितीय ऐसे राज्य मंत्री जो किसी कैबिनेट मंत्री के साथ उसी के विभाग में सहायता करते हैं। 2 प्रकार के राज्य मंत्री होते हैं। एक तो प्रथम वे जो स्वतंत्र प्रभार और दूसरे वे जो किसी कैबिनेट मंत्री को उसी के विभाग में सपोर्ट या सहायता प्रदान करते हैं या सहायता देते हैं। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री के बाद तीसरी श्रेणी के मंत्री कौन आते हैं, उप मंत्री आते हैं। तो देखिए उप मंत्री जो होते हैं वो राज्य मंत्री या कभी ना नहीं कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। कैबिनेट मंत्री की और राज्य मंत्री की सहायता कौन करते हैं, उप मंत्री करते हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से कोई विभाग नहीं दिया जाता। मतलब स्वतंत्र रूप से कोई विभाग नहीं दिया जाता है उप मंत्रियों को। ये किसी कैबिनेट या राज्य मंत्री के साथ उसी के विभाग में सहयोग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ये सहयोग प्रदान करते हैं उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के विभाग में ही। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या निम्न सदन मतलब लोकसभा की कुल संख्या का सदस्य संख्या का 15% तक हो सकेगी। मतलब कि जो 91वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में, कब किया गया था, 2003 में, उसके अनुसार जो लोकसभा में मंत्रियों की संख्या है वो कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। कुल सदस्य संख्या होंगे उनसे 15% से अधिक नहीं होंगे जो मंत्री बनेंगे। कौन बनेंगे, जो मंत्री बनेंगे। कौन सा संविधान संशोधन है, 91वां 2003 के अनुसार। आगे बात करते हैं, देखिए मंत्री परिषद मतलब कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद का आकार मंत्रिमंडल की अपेक्षा बड़ा होता है। मंत्री परिषद का आकार जो है मंत्रिमंडल की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्रियों के सम्मिलित रूप को मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल कहा जाता है। मतलब मंत्री परिषद के अंतर तो सभी आ जाते हैं, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री भी। परंतु जो मंत्रिमंडल होता है उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं। कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही उसके अंदर आते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण संस्था है। जो मंत्रिमंडल होता है वो मंत्री परिषद की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण संस्था होती है, संस्था है। मतलब कि मंत्रिमंडल का अधिकार अधिक होता है मंत्री परिषद की अपेक्षा, क्योंकि
शासन की नीतियों का संचालन मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। मतलब जो शासन की नीतियां हैं वो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए मंत्रियों में कार्य विभाजन, जो वर्क डिवीजन होता है मिनिस्टर्स के अंदर, उनके बारे में बात करते हैं। मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद के गठन के बाद क्या करते हैं? अपने साथियों में विभागों का बंटवारा करते हैं। साधारणतया एक मंत्री को एक विभाग प्रदान किया जाता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी एक मंत्री को दे जाते हैं। मतलब कि एक से अधिक विभाग भी दिए जा सकते हैं। कोई भी अगर मंत्री है उसको मिनिमम एक विभाग और अधिक से अधिक कितने भी विभाग दिए जा सकते हैं एक मंत्री को। आगे बात करते हैं, देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? देखिए भाई, सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में, मतलब कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी का आशय है। मतलब उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद। मतलब सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक मंत्री के लिए या मंत्री के कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मतलब जो प्रत्येक मंत्री का कार्य होता है उसके लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। कौन उत्तरदायी होती है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद। यदि किसी विषय पर कोई मंत्री लोकसभा में पराजित हो जाता है तो यह पराजय संपूर्ण मंत्रिपरिषद की होती है। किसकी पराजय होती है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद की होती है, अगर एक कोई मंत्री पराजित हो जाता है तो। और मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद का सदस्य होते हुए, मतलब जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है, कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सकता है। मतलब जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है वह मंत्री किसी भी प्रस्ताव का, मतलब मंत्रिपरिषद के किसी भी प्रस्ताव का विरोध नहीं करेगा। जो मंत्री होगा वो मंत्रिपरिषद के किसी भी प्रस्ताव का नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा जो मंत्री होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए आगे बात करें मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, ऑथ ऑफ मिनिस्टर्स। पद प्राप्त करने के पूर्व प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेना होती है या लेनी पड़ती है। मतलब जब सभी मंत्रियों को अपना पद ग्रहण कर लेना था, अपना पद प्राप्त हो जाता है, तो उनको क्या करना पड़ता है कि राष्ट्रपति महोदय के सामने या राष्ट्रपति महोदय के समक्ष, मतलब उनके होने पर पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति महोदय के होने पर उनके सामने क्या करना पड़ता है? पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है मंत्रियों के द्वारा। मंत्रिपरिषद जो शपथ लेती है, मतलब मंत्री जो शपथ लेते हैं वो किसके लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रिपरिषद की विशेषताएं। देखिए मंत्रिपरिषद की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें, नंबर 1, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सभी मंत्री संसद के किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये उनकी एक विशेषता है कि सभी जो मंत्री होते हैं वो किसी न किसी सदन के सदस्य अवश्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। साधारणतः सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। सभी जो निर्णय लिए जाते हैं वो एक ही मत से लिए जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोच्च होता है।
देखिए ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोच्च होता है। मतलब केंद्रीय जो मंत्री परिषद होती है उसमें प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोच्च होता है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे देखते हैं मंत्री परिषद की शक्तियां व कार्य, पावर एंड वर्क ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद की शक्तियां, जो मंत्री परिषद की शक्तियां होती हैं वो अत्यंत व्यापक एवं महत्वपूर्ण होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का कार्य राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संपादन में सहायता और मंत्रणा देना है, किंतु वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग मंत्री परिषद ही करती है। ठीक है, मतलब देखिए सहायता करना और उसको सलाह वगैरह देना जो कार्य होता है वो अनुच्छेद 74 के अनुसार उसके कृत्यों के कार्य के लिए वह किसका काम होता है? मंत्री परिषद का काम होता है राष्ट्रपति को देना। परंतु जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, व्यावहारिक शक्तियां, वह केवल मंत्री परिषद को ही प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? मंत्री परिषद को ही। इसलिए जो कार्य होंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होंगे, मगर उनको करवाएगा कौन? मंत्री परिषद। ठीक है, इसलिए व्यावहारिक रूप जो देने कार्य करते हैं, व्यावहारिक प्रयोग जो करते हैं वो मंत्री परिषद करती है, और नाम मात्र जो करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसलिए नाम मात्र के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति महोदय, और जो संपूर्ण कार्य किया जाता है वो किया जाता है मंत्री परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? मंत्री परिषद के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री सर्वोच्च होते हैं और वे ही होते हैं वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान। आगे बात करें प्रमुख कार्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? प्रमुख कार्य। तो देखिए नंबर 1 जो प्रमुख कार्य है, नंबर 1 विधायी शक्तियां। देखिए अब विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। संसद में कौन कौन से विधेयक कब प्रस्तुत किए जाएंगे, उनका क्रम क्या होगा, इसका निर्णय मंत्री परिषद द्वारा ही किया जाता है। मतलब संसद के अंदर कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे, कब कब पेश किए जाएंगे, इसका निर्णय क्या उनका क्रम होगा, यह सभी निर्णय जो लिए जाते हैं वो मंत्री परिषद के द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? मंत्री परिषद के लिए द्वारा ही लिए जाते हैं। प्रत्येक सरकारी विधेयक संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक सरकारी विधेयक होता है उससे संबंधित जो मंत्री होता है विभाग में, उसी के द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है उसी मंत्री के द्वारा जिसको वह विभाग दिया गया है। ठीक है, उसको ही, या जो ब्यूरो होता है वही पेश करता है जिस मंत्री को वह विभाग दिया हुआ है। इस प्रकार मंत्री परिषद विधि निर्माण के संबंध में संसद का नेतृत्व करती है। मतलब जो मंत्री परिषद होती है वो विधि निर्माण के संबंध में किसका नेतृत्व करती है? संसद का नेतृत्व करती है। अध्यादेश जारी करने व प्रदान व्यवस्थापन के कारण तो मंत्री परिषद की कानून निर्माण शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतलब अध्यादेश जारी करने में जो प्रदान करने की व्यवस्था है उसके कारण क्या होता है, जो मंत्री परिषद की जो कानून निर्माण शक्तियां हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती है? वे बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। आगे बात करें नंबर 2 नीति निर्धारण। तो गृह एवं विदेश नीति का निर्धारण मंत्री परिषद द्वारा ही किया जाता है। मतलब कि गृह मतलब अपने देश के अंदर और विदेश की जो नीतियां होती हैं उन सभी को निर्धारण जो किया जाता है, उनको जो निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए विदेश से कोई समझौता करना है या कोई भी प्रस्ताव आया है उस पर अगर समझौता देना है या सहयोग करना है कोई दो देश मिलकर के, जैसे कि हमारे देश के साथ अगर कोई दूसरे देश की नीति है उसमें सहयोग करना है या मिलकर के कोई कार्य करना पड़ता है, तो उस पर जो मंजूरी दी जाती है वो राष्ट्रपति महोदय की मिलती है, परंतु जो उसका निर्धारित सहयोग किया जाता है उसको करने में वो मंत्री परिषद करती है। कौन करती है? मंत्री परिषद। मतलब नाम तो होगा राष्ट्रपति महोदय का और उस कार्य को करेगी कौन? मंत्री परिषद करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए नंबर 3 है बजट निर्धारण मतलब वित्तीय शक्ति। किसके बारे में बात करेंगे? बजट निर्धारण वित्तीय शक्ति के बारे में।
मंत्रिपरिषद की ओर से वित्त मंत्री बजट तैयार करता है। मंत्रिपरिषद की ओर से कौन बजट तैयार करता है? वित्त मंत्री तैयार करता है। उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है, और प्रस्तुत कौन करता है? वही मंत्री करता है जो वित्त मंत्री होता है। वही तो मंत्रिपरिषद की ओर से वित्त मंत्री बजट को तैयार करेगा, और वही बजट जो पेश करेगा लोकसभा के अंदर वही मंत्री करेगा। ठीक है, मतलब तैयार करवाने का काम भी किसका है? वित्त मंत्री का, और पेश करने का कार्य भी किसका है? वित्त मंत्री का है। उच्च पदों पर नियुक्ति, जो उच्च पद होते हैं उन पर नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। राज्यों के राज्यपालों, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, राजदूतों कुमार राजदूतों की नियुक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब सलाह कौन देते हैं? मंत्रिपरिषद देती है। अब देखिए, हर काम में राष्ट्रपति के जो भागीदारी कर रहा है वो कौन कर रहा है? मंत्रिपरिषद। मतलब कि टांग उड़ा रहा है मंत्रिपरिषद, मतलब सलाह किसके लिए जा रही है? मंत्रिपरिषद की। जोर कौन दिखा रहा है? मंत्रिपरिषद। तो इसलिए ही कहा जाता है कि वास्तविक कार्य जो होते हैं वो सब मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं, और नाम मात्र सहयोग प्रदान करता है कौन? राष्ट्रपति। मतलब कि अपनी सहमति दे देते हैं, वो नियुक्ति कर देते हैं उस व्यक्ति की जिसको मंत्रिपरिषद के द्वारा नियुक्त करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, युद्ध और शांति की घोषणा, युद्ध और शांति की जो घोषणा की जाती है उसके बारे में बात करें। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध और शांति की घोषणा भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब मंत्रिपरिषद की ही सलाह लेनी होगी, और कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। आगे, संकटकालीन शक्ति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है। जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद सलाह करती है और सलाह करने के बाद राष्ट्रपति महोदय को सलाह देती है कि आप अब संकट काल को घोषित कर दीजिए या संकटकालीन स्थितियां घोषित कर दीजिए, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय संकट काल की घोषणा करते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करते हैं, उनको मंत्रिपरिषद सलाह देती है तभी वह कार्य करते हैं। आगे बात करें, देखिए नंबर 7, भारत में वैदेशिक संबंधों संचालन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मतलब जो वैदेशिक संबंध होते हैं उनका संचालन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिकाओं पर सर्वोच्च नियंत्रण कार्यपालिका का ही होता है। मतलब जो राष्ट्रपति कार्यपालिका होती है उस पर जो सर्वोच्च नियंत्रण होता है वो कार्यपालिका का ही होता है। संविधान संशोधन की दृष्टि से मंत्रिपरिषद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मतलब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसकी दृष्टि से जो सबसे अधिक भूमिका या सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो किसकी होती है? मंत्रिपरिषद की होती है। किसकी होती है भाई? मंत्रिपरिषद की होती है। नंबर 10 की बात करें तो देश के विकास के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा अनेक आर्थिक कार्य किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? मंत्रिपरिषद के द्वारा। जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना आदि जो व्यवस्था होती है वो किसके द्वारा की जाती है? मंत्रिपरिषद के द्वारा। आगे बात करते हैं, देखिए आगे है मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति का संबंध। मतलब रिलेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के। राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद जो होती है मतलब कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, ये संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति महोदय। किसका? संघीय मंत्री परिषद या कार्यपालिका कहिए आप। संविधान के मूल अनुच्छेद 74(1) की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने में सहायता और मंत्रण देना राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, उसके लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करेगी या सलाह देगी। ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री होगा। जिसका जो प्रधान है, जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री। इस अनुच्छेद से स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा या नहीं। मतलब इस अनुच्छेद की स्थिति थी उससे स्पष्ट नहीं था कि जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिपरिषद का निर्णय मानने के लिए बाध्य होगा या नहीं होगा।
आगे देखते हैं, देखिए संबंध के बारे में ही। देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की मंत्रणा स्वीकार करने के लिए बाध्य हो। यह किसने कहा था? जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं, इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति को अपने कृत्यों के संपादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सिर्फ यह निर्णय हुआ था कि 22वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह हुआ था कि जो मंत्री परिषद होगी वो राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए उससे सहायता मतलब सलाह प्रदान करेगी और उसकी सहायता करेगी। कौन? मंत्री परिषद। बाध्य नहीं कहा गया था अभी तक भी। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसकी मंत्रणा के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसकी मंत्रणा के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार इस संशोधन द्वारा स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की मंत्रणा मारने के लिए बाध्य होगा। मतलब इस संविधान संशोधन के बाद यह तय हो गया कि राष्ट्रपति महोदय को उनकी सलाह माननी ही होगी, उसके लिए वह बाध्य होंगे। इससे पहले नहीं था, परंतु जब यह संविधान संशोधन हो गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो यह तय हुआ कि उनकी सलाह लेनी पड़ेगी, मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ेगी कोई भी कार्य करने के लिए, और उसको मानने के लिए वह बाध्य होगा राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति बाध्य होगा उन चीजों को मानने के लिए। आगे बात करते हैं, देखिए आगे है कि कालांतर में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74(1) में व्यवस्था दी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसकी मंत्रणा पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। मतलब कि जो उसकी मंत्रणा है, उसके जो निर्णय है जो उसने दिए हैं मंत्रिपरिषद ने, उसके लिए वह विचार करने को कह सकता है। उन निर्णयों पर विचार करने के लिए कह सकता है कौन? राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद के। किंतु उल्लेखनीय है कि यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार में अपनी मंत्रणा में कोई परिवर्तन नहीं करती तो उसे स्वीकार करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होगा। मतलब कि जो उन्होंने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो उन्होंने पेश किया है, कोई भी निर्णय पेश किया हो, कोई भी विधेयक पेश किया हो, तो उसमें अगर उन्होंने दोबारा से संशोधन कर दिया है और पुनर्विचार करने के बाद उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया है, मतलब कि उसकी राष्ट्रपति की अगर मंजूरी आ गई कि भाई आप इस पर कोई दोबारा विचार कीजिए, अगर इसके अंदर कुछ संशोधन हो सकते हैं तो करिए, और राष्ट्रपति महोदय ने उसको भेजा और मंत्रिपरिषद ने उस पर पुनर्विचार किया और विचार करने में उसने कोई परिवर्तन नहीं किया उसके अंदर, तो दोबारा में राष्ट्रपति महोदय उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। वे पुनः से उस पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। आगे बात करें, देखिए महत्वपूर्ण ज्ञान बिंदु दिए हुए हैं कुछ, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए नंबर 1 दिया गया है कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन को अधिकार दिया गया है। मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति महोदय को। किनको? राष्ट्रपति महोदय को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह अधिकार है राष्ट्रपति को कि वह नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है केवल। आगे है महत्वपूर्ण बिंदु 4 कि मंत्रिपरिषद की शक्ति एवं कार्यों में विधायी शक्तियां, नीति निर्धारण, उच्च नियुक्ति एवं संकटकालीन शक्ति शामिल है। ठीक है, ये शक्तियां सभी क्या है? शामिल है। आगे बात करें, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली होता है।
मतलब कि संसदीय शासन प्रणाली होती है उसके अंदर जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका पद माना जाता है? प्रधानमंत्री का। और सर्वोच्च पद भी किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे देखिए प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य लोकसभा का नेतृत्व करता, मंत्रिपरिषद का निर्माण, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। किसके बीच की कड़ी है? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। आगे बात करते हैं, देखिए मंत्रिपरिषद तथा संसद, ठीक है, मतलब लोकसभा का संबंध। तो देखिए मंत्रिपरिषद और लोकसभा दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। मतलब मंत्रिपरिषद और लोकसभा क्या होते हैं? एक दूसरे के संपूरक हैं। लोकसभा संसद मंत्रिपरिषद की जन्मदात्री संस्था है। लोकसभा जो है मतलब संसद वो मंत्रिपरिषद की क्या है? जन्मदात्री है, मतलब मंत्रिपरिषद को जन्म देने वाली है। मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के किसी न किसी सदन के सदस्य अवश्य होते हैं। मतलब जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो संसद के किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं और अवश्य होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। आगे बात करते हैं, देखिए आगे संबंध के बारे में बात करें, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है क्योंकि मंत्रिपरिषद उसी दल की बनती है जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। मतलब मंत्रिपरिषद उसी दल के द्वारा बनाई जाती है जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। फलतः लोकसभा और मंत्रिपरिषद दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे पर आश्रित होते हैं तथा दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। किन किन में? लोकसभा में और मंत्रिपरिषद में। आगे बात करते हैं, देखिए भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं, वास्तविक कार्यपालिका के बारे में। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली होता है। कैसा होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है प्रधानमंत्री का पद, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है। किसमें निहित होती है भाई? प्रधानमंत्री में। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वो किसमें होती है? प्रधानमंत्री में होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है। मतलब जो प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है वो संविधान का अनुच्छेद कौन करता है? 74 करता है। संविधान में यह उपबंधित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किंतु व्यवहार में इस क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्ति नगण्य होगी या नगण्य है। किसकी शक्ति? राष्ट्रपति की शक्ति। आगे बात करते हैं, देखिए सामान्यतया वह लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी दल को लोकसभा में बहुमत न प्राप्त होने की स्थिति में वह उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो। किसे? जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है उसकी नियुक्ति करता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। मतलब जो प्रधानमंत्री है चाहे वो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य हो, किसी का भी सदस्य हो सकता है। आगे बात करते हैं, देखिए प्रधानमंत्री के संबंध में। श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय राज्यसभा के ही
की ही सदस्य थी। मतलब जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मतलब जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय वह राज्यसभा की सदस्य थी, न कि लोकसभा के सदस्य थे। ऐसे भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर सकते हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि उनको 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव लड़ना पड़ता है जिससे कि वे अपनी सदस्यता घोषित कर सके, परंतु वे सदस्य बन सकते हैं, मतलब मंत्री चुने जा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या जा सकता है, प्रधानमंत्री चुना जा सकता है जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव को चुना गया था और एचडी देवगौड़ा। ऐसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री बनने पर 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, किसी न किसी सदन की, मतलब किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ही उनको पड़ता है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करें, देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल से संबंधित संवैधानिक अधिनियम, संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है उनके बारे में बात करें तो देखिए 42वां संविधान अधिनियम या संविधान संशोधन 1976 जो किया गया था 1976 में, उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति के कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य था। मतलब राष्ट्रपति जो है वो कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। किसमें किया गया था निर्णय? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आगे बात करें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है भाई, ये 76 नहीं 78। नंबर 1, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति। मतलब ये 44वां संविधान संशोधन जब किया गया था 1978 में, तो इसके द्वारा राष्ट्रपति महोदय को ये शक्ति दी गई थी कि वह जो भी पेश किया जाता है, जो भी सलाह दी जाती है कैबिनेट मंत्री के द्वारा या जो भी बिल पेश किया जाता है उसको पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु पुनर्विचार के बाद यह बाध्यकारी होगा। मतलब कि पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को उसे मानना अनिवार्य होगा। नंबर 2, राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। मतलब जो संविधान संशोधन 44 उसमें एक प्रावधान और किया गया था 44वें संविधान संशोधन में कि राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ये कौन सा संशोधन कहता है? 44वां संविधान संशोधन कहता है जो 1978 में किया गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट संविधान संशोधन हुआ 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया, जिसमें 2 बातें की गई। नंबर 1, अनुच्छेद 75 में उपखंड 1A को जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। मतलब जो लोकसभा के कुल सदस्य होंगे उनकी संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है मंत्रियों की संख्या। नंबर 2 में क्या दिया गया? मतलब दूसरे प्रावधान में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 75 में उपखंड 1B को जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता से निर्हरक करार दिया जाता है तो ऐसे सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी निर्हरक होगा। मतलब कि उसको मंत्री पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये कौन सा संविधान संशोधन है? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। आगे देखते हैं, देखिए प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य के बारे में, मतलब पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखते हैं। देखिए नंबर 1, लोकसभा का नेतृत्व करना। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्ति क्या होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है
अतः यह सदन में सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है। कहां पर? सदन के अंदर। तथा सदन में अपने सहयोगी मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषणों का स्पष्टीकरण करता है। मतलब जो उसके सहयोगी मंत्री भाषण देते हैं उनका स्पष्टीकरण जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है। सॉरी, कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह भी दे सकता है। मतलब राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह किसके द्वारा दी जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए आगे है मंत्रिपरिषद का निर्माण। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक निर्माता है। मतलब प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का वास्तविक निर्माता होता है। उसी की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब उसी की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तथा उनमें विभागों का बंटवारा करता है। कौन? राष्ट्रपति। उसी की सलाह पर विभागों का बंटवारा भी करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री से त्याग पत्र मांग सकता है। मतलब जो उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे उनसे त्याग पत्र मांग सकता है। कौन? प्रधानमंत्री। अथवा मंत्रियों के विभाग में परिवर्तन कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री। तथा स्वयं त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद के जीवन का अंत कर सकता है। मतलब मंत्रिपरिषद को खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है अपना त्याग पत्र देकर के। नंबर 3, मंत्रिमंडल की बैठकों का अध्यक्ष। नंबर 3 जो शक्ति की बात करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विचारों को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है। मतलब जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति के विचारों को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है और मंत्रिमंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो मंत्रिमंडल होते हैं उनकी समस्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच की कड़ी। ठीक है, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच की कड़ी। तो देखिए इस शक्ति के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विचारों को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति के विचारों को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है और मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसके विचारों की सूचना है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की विचार विनिमय की कड़ी के रूप में कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के और राष्ट्रपति के बीच की विचार विनिमय कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आगे बात करते हैं, देखिए नंबर 5, राष्ट्र का प्रधान नायक। प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रधान नायक होता है। जो राष्ट्र का मतलब प्रधान नायक या प्रमुख नायक जिसको माना जाता है वो किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। यह देश विदेश में सरकार की नीति का प्रमुख प्रवक्ता होता है। मतलब देश विदेश में सरकार की नीति का जो प्रमुख प्रवक्ता होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वह मुखिया के रूप में देश के शासन का संचालन करता है। किसके रूप में? एक मुखिया के रूप में देश के। और जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना ही उपयुक्त है। किसके अनुसार? जेनिंग्स के अनुसार। जेनिंग्स के अनुसार जो प्रधानमंत्री होता है उसको संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना उपयुक्त माना गया है। आगे बात करें, देखिए प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कार्य। देखिए क्या देख लेते हैं? प्रधानमंत्री के जो अतिरिक्त कार्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नंबर 1, शासन के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करना। जो विभिन्न भाग होते हैं उनमें समन्वय स्थापित करना किसका कार्य होता है? प्रधानमंत्री का होता है। प्रमुख उपाधियां जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री प्रदान करना। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए
अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? कौन? प्रधानमंत्री। शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता होता है। नंबर 6, लोकसभा का आम चुनाव सामान्यतः प्रधानमंत्री का चुनाव ही होता है। किसका चुनाव होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव ही होता है, जो सामान्य चुनाव होता है लोकसभा का। देखिए, संविधान प्रधानमंत्री की सरकार को प्रस्तावित मशीनरी में एक विशेष स्थान प्रदान करता है। कौन? संविधान। यह केवल मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष ही नहीं वरन राष्ट्रपति का मुख्य परामर्शदाता भी होता है। कौन? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो अतिरिक्त कार्य है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि केवल मंत्रिपरिषद का ही अध्यक्ष नहीं होता है, वह राष्ट्रपति का मुख्य परामर्शदाता भी होता है प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं। देखिए उसकी उच्च स्थिति के कारण उसका यह दायित्व होता है कि, मतलब जो उच्च स्थिति है प्रधानमंत्री की, उसी के कारण उसका यह दायित्व होता है कि वह देखे कि मंत्रिपरिषद एक टीम की भांति कार्य कर रही है अथवा नहीं। मतलब जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो एक टीम के जैसे कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, यह देखना भी प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। गैल्वेस्टन, किसके द्वारा? गैल्वेस्टन के शब्दों में प्रधानमंत्री रूपी भवन की आधारशिला है। मतलब जो गैल्वेस्टन के शब्द है उन शब्दों में प्रधानमंत्री रूपी जो भवन है उसकी आधारशिला है। यह कहना अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री सितारों के बीच चंद्रमा है। जो प्रधानमंत्री होता है वो सितारों के बीच क्या होता है? चंद्रमा होता है। आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है वो किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। रैमजे म्योर के अनुसार, किसके अनुसार? रैमजे म्योर के अनुसार प्रधानमंत्री एक ऐसा अधिकारी पुरुष है जो अपने साथी मंत्रियों को नियुक्त या पदच्युत कर सकता है। मतलब उनके पद को खाली करा सकता है, उनको पद ग्रहण करा सकता है। वह राष्ट्र का और राज्य का कर्मचारी प्रधान होता है। कौन? प्रधानमंत्री। इसको इतनी अपार शक्ति और अधिकार प्राप्त है जितनी की शक्ति विश्व के किसी अन्य संवैधानिक शासक को भी प्राप्त न होगी। किसको? प्रधानमंत्री को जितनी शक्तियां प्राप्त है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी इतनी शक्ति और अधिकार प्राप्त नहीं है। मतलब जो राष्ट्रपति होता है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नहीं होते अमेरिका के अंदर, तो इतनी शक्तियां वहां के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है जितनी कि प्रधानमंत्री को होती है। आगे बात करें। देखिए आगे दिया हुआ है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की विशेष स्थिति क्या होती है, इसके बारे में बात करें तो देखिए नंबर 1, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता है। मतलब मंत्रिपरिषद का निर्माण करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री होता है। वह अपनी इच्छा अनुसार मंत्रियों को चयनित करता है। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ही उनका चयन करता है। कौन? प्रधानमंत्री। तथा उनके लिए विभागों का बंटवारा भी करता है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार है उसको कि वह उनके विभागों में परिवर्तन कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री से त्याग पत्र मांग सकता है और राष्ट्रपति से सिफारिश करके नए मंत्री को नियुक्त करा सकता है।
कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के आपसी मतभेदों को दूर कर सकता है, कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, कौन? हमारे देश का प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं, देखिए उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। मतलब पद न होने के बावजूद भी समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 13वीं लोकसभा तक उस पद का 7 बार पद सृजन किया जा चुका है। कितनी बार? 7 बार। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय उप प्रधानमंत्री घोषित किया गया। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे 1947 से 1950 तक इस पद पर ही आसीन रहे। मतलब कब से? 1947 से 1950 तक इस पद पर बने रहे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए उप प्रधानमंत्री के बारे में। दूसरी बार इस पद का सृजन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया। कब किया गया था? इंदिरा गांधी का, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जब मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। किनको बनाया गया था? मोरारजी देसाई को। 1977 में सत्ता में आई मोरारजी देसाई सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व जगजीवन राम को बनाया गया। 2 उप प्रधानमंत्री बने। कौन? चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को। जनता पार्टी से अलग होकर 1979 में जब चौधरी चरण सिंह ने अपनी उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, अपना उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसी प्रकार 1989 में बीपी सिंह सरकार में एवं 1990 में चंद्रशेखर सरकार में चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया गया था। इसी क्रम में जून 2002 में प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया गया था। इसी क्रम में जून 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था। आगे बात करें, देखिए आगे है, उप प्रधानमंत्री पद के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब उप प्रधानमंत्री पद के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। सैद्धांतिक दृष्टि से भी उप प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, किसी अन्य सदस्य की स्थिति में क्या है? कोई अंतर नहीं है। किंतु व्यवहार में उप प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। यह पद राजनीतिक एवं प्रतिकलात्मक महत्व का है। कैसा? राजनीतिक एवं प्रतिकलात्मक महत्व का है। संविधान की दृष्टि से इस पद को निर्धारित नहीं किया जा सकता। संविधान की दृष्टि से इस पद को क्या नहीं किया जा सकता है? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये आपकी संघीय मंत्री परिषद थी कंप्लीट, हमने जो आपको करा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई कमी दिखाई देती है तो आप कमेंट जरूर करें, कोई भी कमेंट करें।
चाहे वो आप गलत करें या सही करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।